दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर में एक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स चल रही है अपनी जून की, थोड़ी बहुत बची हो क्योंकि 10वां पार्ट काफ़ी कर ली। मतलब मैं इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूँ कि आप चाहे कोई एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस का दें, यूपीएसआई का दें, एसएससी का दें, आपको करंट अफेयर्स आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पूरी कोशिश है कि हम जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं वो आपको कवर कराएं और हंसते मुस्कुराते हुए आपको याद कराएं। स्टेट पीसीएस वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत डेप्थ में भी चीज़ें कराते हैं क्योंकि अब करंट अफेयर्स का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कहाँ से आ जाए, इसलिए अपन कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। पहली न्यूज़ देखते साहब। पहली जो न्यूज़ है वो है परमाणु जो हथियार होते हैं उससे रिलेटेड वैश्विक परमाणु शस्त्रागार रिपोर्ट। कौन सी न्यूज़ है? वैश्विक परमाणु शस्त्रागार। परमाणु जो हथियार होते हैं, ना उसको परमाणु शस्त्र कहते हैं, एटम बॉम्ब वगैरह जो होते हैं। तो वैश्विक परमाणु शस्त्र रिपोर्ट 2000, ये आपकी साहब 2025, ये हाल ही में जारी हो गई वैश्विक परमाणु शस्त्र रिपोर्ट। तो जब कोई रिपोर्ट जारी होती है तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी है जानना कि किसने जारी करी। तो ये जो हथियार वाला मामला होता है ना, हथियार का, चाहे बंदूक का हो, पिस्टल का हो, कट्टे का हो, ठीक है, किसी का भी हो, परमाणु का हो, चाहे हथियार वाली रिपोर्ट जो भी जारी करते हैं वो करता है सिप्री। सिप्री के द्वारा ये हर साल रिपोर्ट जारी की जाती है, सिप्री के द्वारा। सिप्री एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है, हथियारों की भी जारी करता है, बताता है कि किसने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे, किसने सबसे ज़्यादा बेचे। अब बात परमाणु शस्त्र की हो रही है, परमाणु बम वगैरह की। तो इसमें नंबर 1 कौन है? मेरी रिपोर्ट है तो नंबर 1 कोई रहेगा। सबसे ज़्यादा एटम बम कहाँ चलते हैं साहब? तो सबसे खूबसूरत एटम बम किसके पास है? रसिया के पास। समझ रहे हो? दिन में अलग बम चलता है, रात में अलग बम चलते हैं रसिया में, ठीक है। विस्तार भी बहुत है, हर देश में वही डिमांड है। तो सबसे ज़्यादा भैया रूस में एटम बम है, समझ गए। तो नंबर 1 पे तो रशिया है साहब एटम बम में। दूसरे पे सबसे ज़्यादा एटम बम कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। और तीसरे पे सबसे ज़्यादा एटम बम कहाँ है? तो चाइना पे है। ये सीक्वेंस वाइज आपको चीज़ें मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाए तो आपको दिक्कत ना आए। नंबर 1 पे रसिया में एटम बम में, फिर अमेरिका है भाई ट्रंप चाचा वाला, फिर चाइना तो पीछे नहीं हटेगा तो वहाँ है, फिर साहब कहाँ है? तो चौथे पे है फ्रांस। ओके, चौथे पे फ्रांस है, 5वें पे ब्रिटेन है। अभी आप कहोगे कि इतने याद करने की क्या जरूरत है, नंबर 1 2 3 4। अभी इन्हीं में क्रोनोलॉजी लगवा दी तो कि यूएसए कौन में, चाइना, फ्रांस, रसिया में, तो ये सारी चीज़ें, इसलिए टॉप 5 तो हमें याद करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 रशिया एटम बम, मज़ा आ गया। फिर यूएसए, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन हो जाए। अब 6वें नंबर पे जो आता है वो आता है अपना भारत महान, इसलिए ये भी देख लेते हैं। तो 6वें पे है अपना भारत महान। ओके, 6वें पे अपना भारत महान है, तो इसका मतलब परमाणु हथियारों के हिसाब किताब में 6वें नंबर पर इंडिया आता है। और इंडिया में कितने परमाणु हथियार हैं? 180 परमाणु हथियार है इंडिया में। ओके, रशिया के पास जो हथियार हैं वो 5000 से ज़्यादा हैं। लिखे नहीं मैंने, मतलब 5400 के आसपास है, 5459 इतने हैं। सोचो, रसिया के पास 5500 के आसपास है, इंडिया के पास 180 ही है। अभी कितना हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक वीपन्स में कितना पीछे हैं, फिर भी 6वें नंबर पे हैं। 7वें पे अपना पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। और ये बड़ी विचित्र बात है कि हम लोग पाकिस्तान से कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। तो दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू। तो मेरे पास भी, यानी पाकिस्तान, मतलब मेरे पास नहीं, सॉरी, पाकिस्तान के पास अभी 170 एटॉमिक वीपन्स हैं। कितनी बड़ी बात है ये। हिंदुस्तान के पास 180 ही हैं, पाकिस्तान के पास 170 ही हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान और भारत में हमेशा भारत इसलिए जीतता है क्योंकि पाकिस्तान के पास भले ही कुछ भी हो लेकिन चलाना ही नहीं आता है ना। अब आपके पास अगर कोई बढ़िया सा पटक्का हो, तो पटाखा समझते हो, दिवाली पे चलाते हैं, तो अगर पटाखे तो बाजार में बहुत बिक रहे हैं, हर इंसान चला थोड़ी नहीं पाता, ऐसे इन्हें बना लिए, पता नहीं कैसे बना लिए।
ऐसा तो नहीं फुस हो, फुस समझते हो, चलते ही ना हो, सूखे सूख गए सब, बेकार हो। तो इसलिए ये आपने याद कर लिया। ये पूरे 7 जो नाम है वो आपको समझ में आ गए होंगे। सिप्री ने रिपोर्ट जारी करी, वैश्विक परमाणु शस्त्र रिपोर्ट। आपको एक बात और बतानी है कि इतने परमाणु बम में इतने साफ देख रहे हो आप, इतने सारे हैं, इतने सारे होने के बावजूद भी हर साल परमाणु बम में गिरावट आ रही है। परमाणु हथियार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सरकारें ध्यान दे रही हैं कि परमाणु बम कम होने चाहिए, पता नहीं कब किसकी खोपड़ी सटक जाए और हथियार में हमला कर दे। तो एक चीज़ इस रिपोर्ट में यह बताई गई कि परमाणु शस्त्रों में कमी आई है, परमाणु शस्त्रों में कमी आई है, ठीक है, कमी, शस्त्रों में कमी दर्ज की गई है वैश्विक रूप से। ओके, वैश्विक कमी आई है। ये मैंने यहाँ साइड में लिख दिया, आप लोग अच्छे से लिख लेना। ओके, ये साइड में यहाँ मैंने इस तरीके से ये बात नोट करके लिख दी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। इंडिया 6वें नंबर पे है, पहले नंबर पर रशिया है, 7वें नंबर पर पाकिस्तान है। इंडिया के पास 180 है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 है। सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी करी। आगे देखते हैं साहब, अगली जो न्यूज़ है उसको देखते हैं। अगली न्यूज़ साहब है माउंट लोबोटोकी। एक न्यूज़ है, मतलब एक पर्वत है, माउंट लोबोटोबी, लौकी लौकी नाम अच्छा है इसका, माउंट लोबोटोबी, 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 लौकी लौकी, लौकी लौकी, लौकी खाते हैं, लौकी सब्जी होती लौकी की, लौकिया पसंद ही नहीं होगी कई लोगों को। हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी कहती थी, हम पूछते थे मम्मी काय की सब्जी बनी है, तो मम्मी कहती लौकी बनी है, लौकी। लौकी नाम सुनने के बाद शरीर में जो रक्त प्रवाह इतना दुर्गति से होता था कि मैं शब्दों के साथ बयान नहीं कर सकता, नाक एकदम सड़ जाती थी। लौकी बनी है, लौकी, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। वो जो आपने देखी होगी ना एक वेब सीरीज है गुल्लक, उसमें वो कहता है ना कि जो तहरी बनती है, तहरी, उसका एक स्पेशल नाम देता है, वो क्या यार नाम याद नहीं आ रहा, वैसे ही लौकी को हम लोग वही कहते थे, क्या लौकी बनी है साहब। तो ये ज्वालामुखी है साहब, एक फट गया, एक ज्वालामुखी है, फट गया। इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया में स्थित है ज्वालामुखी, फट गया, विस्फोट हो गया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है। ओके, और अगर और डेप्थ में देखा जाए कि इंडोनेशिया में भी कहां पर है, तो फ्लोरेंस द्वीप पड़ता है, एक फ्लोरेंस आइलैंड पड़ता है, फ्लोरेंस द्वीप, वहां का ये ज्वालामुखी था, फट गया। लौकी, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए लौकी, फट गए, मर गए। बहुत तन के चलते थे कि देखो मैं ज्वालामुखी हूँ, मैं मेरा कौन कुछ बिगाड़ पाएगा। प्रकृति ने ऐसी धुआं निकाला कि फट गया इनका ज्वालामुखी। और अकड़ में घूमो, जो जितना अकड़ में घूमेगा उतनी जल्दी फट जाएगा। तो ये विस्फोट हो गया, फट गया है। ओके, विस्फोट हो गया हाल ही में, कहाँ पर, माउंट लोबोटोकी, लौकी लौकी में फट गए। और मूछ तान के चलता था, मैं ज्वालामुखी हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन आग बरसा दूंगा। बरस गई आग, और चलो अकड़ में। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, आप समझ पाएंगे इस बात को कि जो जितना अकड़ेगा उतनी जल्दी सुकड़ेगा। अगला देखो साहब, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष है ना अपना, अंतरिक्ष में 1 किलोमीटर का क्वांटम संचार हुआ है। ओके, तो ये न्यूज़ बन गई। अंतरिक्ष में 1 किलोमीटर से अधिक का क्वांटम संचार में 1 किलोमीटर प्लस दूरी का क्वांटम संचार। अब क्वांटम संचार क्या होता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी लगा के कोई बातचीत होती होगी। संचार का मतलब तो बातचीत करना हो गया, तो क्वांटम संचार है तो कुछ बातचीत हुई होगी क्वांटम टेक्नोलॉजी लगा के। तो 1 किलोमीटर से प्लस का मतलब हो गया 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का क्वांटम संचार। ये साहब हो गया, बढ़िया वाला संचार हुआ है, क्वांटम संचार। ठीक है, तो क्वांटम संचार किसने किया, कैसे किया, तो 2 लोग तो चाहिए भैया, संचार तभी होगा। जैसे तुम और तुम्हारी तन्हाई आपस में संचार करती है, ये सिर्फ कहने के लिए अच्छा है, रियलिटी में तो नहीं कर पाएगी। रियलिटी में तो तुम यही कहोगे बहुत अकेला हूँ यार, मन ही नहीं लगता। कहने को भले ही कह दो कि मैं और मेरी तन्हाई रात के 11 बजे अकेले में विचार करती है कि काश कोई मिल जाए, थक चुका हूँ मैं,
दूर दूर से देख देख के पक चुका हूं मैं। तो ये क्वांटम संचार दो लोगों के बीच में हुआ, मतलब दो संस्थाओं के सहयोग से हुआ। आईआईटी दिल्ली प्लस डीआरडीओ के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ एक तरीके से साहब अंतरिक्ष में। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर क्वांटम संचार कर लिया। दिल्ली थी दिल वालों की, डीआरडीओ थे बढ़िया दिमाग वालों के, दिल और दिमाग मिला और क्वांटम संचार हो गया साहब। ओके, ये आपने आईआईटी दिल्ली, डी से दिल वाला, डीआरडीओ दिमाग वाले चाहिए भाई। डीआरडीओ जैसी संस्था बिना दिमाग के थोड़ी चलेगी, दिल से थोड़ी काम चल जाएगा। तो ये क्वांटम संचार हो गया। और सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत है? बीच बीच में कॉमेडी भी चलती रहती है। अगला देखो, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु गाना अच्छा लगा ना, वो अभी मैंने गाया था, काश कोई मिल जाए, थक चुका हूं मैं, दूर दूर से देख देख के पक चुका हूं मैं, काश कोई मिल जाए वो मेरी जान। एक बहुत ये वैसा वाला गाना है, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गा नहीं सकता। हम बचपन में ईयरफोन लगा के सुन लेते थे कभी कभी, जैसे यो हनी सिंह के पुराने गाने थे ना, वैसा वाला गाना है। तो ये ऑपरेशन सिंधु क्या है साहब, देख लो इसको भी। तो अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में, अखबारों में, मीडिया में खूब देखा होगा कि इजराइल, ईरान, यूएसए सब आपस में युद्ध मचा रही, मारकाट मचा दी इन सब ने। किन किन ने? इजराइल, ईरान और यूएसए, इन तीनों ने आपस में मारकाट मचाई थी, खूब युद्ध चला। तो ये जो संघर्ष हुआ था इन तीनों के बीच में, ठीक है, इजराइल, ईरान और यूएसए संघर्ष हुआ था अभी हाल ही में। तो ऐसी कंडीशन में ईरान में हिंदुस्तान के कुछ लोग रहते हैं, जो प्रवासी समुदाय है वो ईरान में भी रहता है। ईरान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ इस युद्ध में, सबसे ज़्यादा मारकाट ईरान में मच रही थी। तो भारत सरकार ने ईरान से अपने कुछ हिंदुस्तानियों को वापस बुलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। समझ में आई बात? हिंदुस्तानियों को वापस बुलाना था। चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। तो ईरान में जो लोग रह रहे थे वो बड़ा भारत सरकार की तरफ निगाहें करके देख रहे थे कि कोई आएगा, वतन से चिट्ठी लेके आएगा, हमें लेके जाएगा, क्योंकि फंसे हुए थे। तो ये इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान, ठीक है, ईरान से भारतीयों की वापसी के लिए, भारतवासियों को लिख सकते हैं ना, ये भारतवासियों को लाने हेतु। ओके, अब अच्छा लगा है? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है। ईरान में चिट्ठी पहुंच गई थी, ले आई साहब। तो ये ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतवासियों को वापस बुला लिया गया। ओके, आगे देखते हैं अपन लोग अगली न्यूज़। और सब बढ़िया चल रहा है? टेंशन में तो नहीं हो किसी भी तरीके से? कोई टेंशन नहीं है ना? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट विद ऑल ऑफ यू गाइज। बड़ी मुश्किल से रट्टा मार के जो इतनी एक लाइन की अंग्रेजी बोल पाई, हम बोल नहीं पाते। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट विद ऑल ऑफ यू का मतलब है कि मैं अपना तो बेहतरीन प्रयास कर ही रहा हूँ। मेरी नौकरी भी है, वो भी देखता हूँ मैं, और यूट्यूब, टेलीग्राम भी देख लेता हूँ। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। बट मैंने आगे बोला ना, विद ऑल ऑफ यू, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन मैं आपके साथ भी रख सकता हूँ। हालांकि मैं उम्मीद रखने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता किसी से, क्योंकि जब जब उम्मीद रखेंगे तब तक बुरा ही लगेगा। आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ खड़ा हुआ कोई आपका दोस्त अगर प्रयास कर रहा है अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ, अपनी पढ़ाई, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि अंततः नौकरी तो आपकी लगेगी, सैलरी आपको मिलेगी, सम्मान आपको मिलेगा, लाइफ भी आपकी पॉजिटिवली चेंज होगी। मेरी लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो भी आपके लिए, नहीं सेलेक्ट होंगे तब भी आपके लिए। तो ये जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा बनती है कि आपकी स्पीड मुझसे ज़्यादा तेज होनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। बुरा मत मानना, हम रेगुलरली अपनी वीडियोस ला रहे हैं, रेगुलरली आप अपना कंटेंट भी दे रहे हैं, चाहे टेलीग्राम पर हो, चाहे जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चलती है, पेट की चलती है, करंट अफेयर्स की चलती है, उसमें हम रेगुलरली चीज़ें कर रहे हैं।
लेकिन आप उतने क्या रेगुलर हैं, अपने आप से सवाल पूछना। अगर नहीं है तो इसका जवाब भी अपने आप से पूछना कि क्यों नहीं है, और जब जवाब मिल जाए तो उस जवाब के पीछे की वजह जानना और उसमें सुधार लाना। नहीं तो ज़िंदगी है ना, वो पीछे आपको कर देगी, फिर आपको बाद में बुरा लगेगा। ओके, आगे देखते हैं साहब। अगली जो न्यूज़ है वो है वैश्विक सूखा परिदृश्य रिपोर्ट। वैश्विक सूखा परिदृश्य रिपोर्ट, हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई। देखो, हर इंसान के पास दोस्तों कई सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा, मैं आपको ज़िंदगी की सही बातें बता रहा हूँ। क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं इसका PDF यहाँ लगवा दूँ? जो काम मेरे को 40 मिनट में होता है वो काम मैं आपको 10 मिनट में करा दूंगा। ये वैश्विक सूखा परिदृश्य रिपोर्ट PDF लग जाएगी। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ये पहले से यहाँ PDF में लिखा हुआ था, मैं बता देता हूँ। ऑपरेशन सिंधु हुआ, इजराइल ईरान संघर्ष में ईरान से वापसी हो गई, आगे बढ़ो। आपको भी समझ में आ जाता PDF लगी होती तो, लेकिन आप लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते। मैं खुद लिखता हूँ ताकि आप भी लिखें। लिखी हुई चीज़ें हम स्कूल में लिखते थे तो आज भी हमें वो चीज़ें याद हैं। आपको कुछ चीज़ें स्कूल की आज भी याद होंगी, लेकिन आप जो ये PDF से पढ़ते हो ना तो आपको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए मेहनत करना सीखो। अंततः नौकरी मेहनत से ही मिलती है, ठीक है, तुक्के से नहीं मिलती। वैश्विक सूखा परिदृश्य रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई। इसको इंग्लिश में कहते हैं, सूखा को इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉट। तो ये ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट है। इंग्लिश मीडियम का कोई देख रहा हो ना, तो ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट। तो ये किसने जारी करी? सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ये OECD ने जारी करी है। OECD के द्वारा ये जारी की गई है, और ये इसमें बताया गया है कि सूखा जो है, ड्रॉट जो है, वो लगातार हर साल बढ़ता चला जा रहा है। लगातार सूखा बढ़ता चला जा रहा है। OECD के द्वारा ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई। OECD के बारे में आप जानते ही होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। हाल ही में अमेरिका इससे बाहर आ गया था, ये आपने जनवरी करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। इसकी स्थापना 1961 में हुई और इसका मुख्यालय पेरिस में है। ये चीज़ें हम कर चुके हैं, पहले बात आ गई थी तो मैंने बता दिया कि USA भी कुछ दिनों पहले इससे बाहर आ गया। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस में इसका मुख्यालय है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, OECD की फुल फॉर्म है। OECD के द्वारा ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई, सूखा वाली, जिसमें बताया गया है कि सूखा बढ़ गया है। साहब खूब सूखा बढ़ गया है। सूखा मतलब पानी आनी नहीं बरस रहा है ज़्यादा। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग, वो समझते हैं। जो अगली न्यूज़ है उसको समझो। जेंडर बजटिंग चैलेंज। जेंडर बजट होता है, जेंडर बजटिंग, जेंडर बजटिंग चैलेंज, ठीक है, वो सॉरी चैलेंज नहीं, गलती, नॉलेज, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। ये है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब, ये सुर्खियों में आया। क्या है ये? तो वो जेंडर बजट होता है कि एक ऐसा बजट जो लिंग संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करे। मतलब महिलाओं की बातें उसमें खूब सारी हो। जेंडर सेंसिटिविटी यही कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर ज़्यादा उसमें ऐसा बजट बनाया जाए जिसमें महिलाओं को ऊपर रखा जाए, महिलाओं से संबंधित योजनाएं उसमें खूब सारी हो। तो ये हाल ही में महिला मंत्रालय के द्वारा ये एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। किसके द्वारा? भाई महिलाओं का मामला है तो महिला मंत्रालय कौन सा होता है? महिला व बाल विकास मंत्रालय। महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर बजट है तो महिला मंत्रालय का हो गया। क्या है एक? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में अपनी ये बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं, वो सारी चीज़ें हैं। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या नाम है इसका? जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। किसने शुरू किया है? महिला व बाल विकास मंत्रालय ने। क्यों शुरू किया है? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया था ना, लिंग संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी के लिए है। तो ये
लैंगिक संवेदनशीलता में वृद्धि हेतु, ताकि पुरुष लोग भी समझ सकें कि महिलाओं की भी अपनी कुछ भूमिकाएं हैं। एक बहुत अच्छा कोट्स चलता है, मैं ऐसे में लिख के आया था आईएएस में, कि वो काम से लौटती है फिर काम करने के लिए। मैं लिख के आया था, ये बात बहुत अच्छी मेरे एकदम दिमाग में आई। वो मतलब लड़की, महिला, वो काम से लौटती है, काम मतलब ऑफिस से लौटती है, वो काम से लौटती है और फिर काम करती है। मतलब वो काम से लौटती है दोबारा काम करने के लिए। ऑफिस से लौट के घर पे भी तो लड़कियां काम ही करती हैं, खाना बनाती हैं और भी लड़कियों से जुड़े हुए काम होते हैं, आप सभी जानते हैं, घरेलू जो काम होते हैं ना, तो वो काम से लौटती हैं फिर काम करने के लिए। कितने अच्छे कोट्स था ना। तो लैंगिक संवेदनशीलता के में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये एरो ऊपर का मतलब होता है कि लैंगिक संवेदनशीलता में वृद्धि करने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं साहब अगली न्यूज। अगली न्यूज बताने से पहले आपको मैं एक चीज नोट करके बता दे रहा हूँ यहाँ पर, कि 2005-06 में जो बजट पेश किया गया था, हर साल बजट पेश किया जाता है, तो 2005-06 का जो बजट था उसमें पहला वो भारत का जेंडर बजट था, ठीक है, जिसमें जेंडर बजट अपनाया गया था। तो 2005-06 में पहली बार भारत की बात हो रही है, भारत में जेंडर बजट अपनाया गया था। जेंडर बजट अपनाया गया था, क्लियर है। जेंडर बजट भारत में पहली बार कब अपनाया गया साहब? 2005-06 में। ओके, कई पुरुष समुदाय भी बड़ा परेशान रहता है कि महिलाओं को इतने अधिकार दे दिए हैं कि पुरुषों की कोई चलती ही नहीं है। तो कुछ लड़कियां होती हैं जो इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी करती हैं। ये हर जगह एक्सेप्शनल केस मिलेगा, कुछ लड़कियां इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर लेती हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं तो कर सकती हूँ, करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो सिर्फ लड़की होने के नाते कि मैं सिर्फ लड़की हूँ इसलिए मुझे सब कुछ चाहिए, वो गलत है। आप लड़की हो, आपकी जिम्मेदारी समाज समझे, आपको अवसर दे कि आप पीछे ना रह जाओ, ये ज़रूरी है। लेकिन मैं लड़की हूँ, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ सही नहीं है। इसके लिए फिर एक उम्र के बाद उन लड़कियों को भी एहसास होता है कि मैं सिर्फ लड़की होने की वजह से ही सब कुछ नहीं हासिल कर सकती, मुझे हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि तुम लड़की हो तो तुम्हें बजट में तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा तब मिलेगा। आगे अगली न्यूज़ समझते हैं अपन। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वैश्विक निवेश होता है ना, निवेश, इन्वेस्टमेंट माने निवेश होता है, विश्व निवेश रिपोर्ट, ये हाल ही में भी जारी की गई। और ये रिपोर्ट कौन सी है? 2025 की है। 2025 चल रहा है, जून का करंट अफेयर्स है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये सवाल आता है, अच्छा खासा सवाल यहाँ से आ जाता है। ये अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। अंकटाड एक है ना, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, जो कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलप, व्यापार वाला। तो ये अंकटाड द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है, ग्लोबल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट। अब देखो साहब, इसमें क्या बताया जाता है, तो ये निवेश से संबंधित है कि कितना एफडीआई विदेशी पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान में, कितना लोग हिंदुस्तान के लोग बाहर निवेश कर रहे हैं, या पूरे देश में दुनिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई जाती हैं। तो पहली बात तो इसमें यह बताई गई है कि पूरी दुनिया में अब निवेश कम हो रहा है, लोग अपने ही देश में पैसा लगा रहे हैं। जब से ट्रंप चाचा राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी संरक्षणवाद यानी अपने घर में ही पैसा लगाओ, बाहर पैसा मत लगाओ, ये पॉलिसी लगाई, टैरिफ लगाया इधर दुनियादारी में। भारत भी यही सोचता है आत्मनिर्भर बनते हैं, हम क्यों विदेश से सब चीज़ें मंगाएं, क्यों विदेश में पैसा लगाएं, तो अच्छी बात है, क्या बुराई है। इसका मतलब है वैश्विक निवेश में कमी आई है, वैश्विक निवेश में गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, मैं नहीं बता रहा, मैं तो समझा रहा हूँ, बता तो ये रिपोर्ट रही है, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, सब दिन के हैं। थ्री इडियट्स मूवी देखी है,
ये तो सिर्फ कह रहे हैं, शब्द हमारे हैं। तो बस यही है कि ये हम तो बस कह रहे हैं, शब्द तो इस रिपोर्ट के हैं। तो ये वैश्विक निवेश रिपोर्ट जो थी उसमें वैश्विक निवेश में कमी आई है। और जब पूरी दुनिया में कमी आई है तो इंडिया भी अलग थोड़ी दुनिया से, तो भारत में भी निवेश में गिरावट ही दर्ज की गई है। दुनिया में भी गिरावट दर्ज की गई है, हिंदुस्तान में भी गिरावट दर्ज की गई है। किस रिपोर्ट में? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। अब इसमें यह भी समझना अपने को कि नंबर 1 कौन रहा साहब, नंबर 2 कौन रहा। तो नंबर 1 का अपन देखते हैं। टॉप की बात की जा रही है, शीर्ष की बात की जा रही है, किस में? एफडीआई। किस में? इनफ्लो में। इनफ्लो और आउटफ्लो दो होता है। एक होता है एफडीआई इनफ्लो, हिंदी में कहते हैं इसे अंतर प्रवाह। इसका मतलब हुआ इन हो रहा है, पैसा अंदर आ रहा है, निवेश हमारे देश में हो रहा है। इन का मतलब तो होता है कि पैसा आया, आउट का मतलब होता है पैसा गया। और एक होता है एफडीआई आउटफ्लो, बहिर्प्रवाह। बहिर्प्रवाह, ओके, बहिर्प्रवाह। तो इसका मतलब क्या होता है कि पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है। तो जब इनकी बात हो रही है तब नंबर 1 पे कौन है? यूएसए है, अमेरिका है। तब नंबर 1 पे कौन है? यूएसए। ओके, अमेरिका में ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरे पे है सिंगापुर। सिंगापुर में भी आपने खूब सुना होगा। ये दो याद कर लो, बहुत है। और इंडिया को देख लो कि इंडिया कौन से नंबर पे है। तो इंडिया है 15 पे। बस इतना बहुत है। ऐसे तो कितने देश याद करोगे, इंडिया तो दूर है ना, 15वें नंबर पे है इनफ्लो में, अंतर प्रवाह में। अब बात कर रहे हैं हम आउटफ्लो की। आउटफ्लो में देखते हैं साहब कौन है। जो आउटफ्लो में हम लोग हैं वो भी बात कर लेते हैं। तो आउटफ्लो की जब बात की जाएगी उसमें भी नंबर 1 यूएसए ही है। तब भी नंबर 1 यूएसए ही है और दूसरे पे जापान है। ओके, और आउटफ्लो में जो इंडिया है उसका रैंक क्या है? पैसा बाहर जाने वाला सिस्टम में आउटफ्लो में इंडिया 18वीं रैंक पे है। समझ पाए? अगर पैसा इन हो रहा है, पैसा हमारे देश में आ रहा है, वो हो गया निवेश के, हम बाहर के लोग हमारे अंदर पैसा निवेश कर रहे हैं, तब भी यूएसए नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पर है सिंगापुर। और हिंदुस्तान इस कंडीशन में है 15वें नंबर पे। लेकिन बहिर्प्रवाह की बात हो रही है, आउटफ्लो की बात हो रही है, तब भी नंबर 1 पे यूएसए है, लेकिन दूसरे पे इसमें जापान है और इंडिया इस पे 18वें नंबर पर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये आपने चीजें समझनी। इसमें एक चीज और है, एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड परियोजना। आपने देखा भी होगा, दो तरह की ग्रीन परियोजनाएं होती हैं। ग्रीन फील्ड होती है, ब्राउन फील्ड होती है। मतलब इसमें ऐसे होता है कि कोई प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, उसमें किसी ने निवेश कर दिया, या प्रोजेक्ट नया बना है। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अपने को बस इतना याद रखना है कि ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में निवेश के लिए, जो ग्रीन फील्ड परियोजनाएं होती हैं उसमें निवेश के लिए भारत 4थे नंबर पर है। भारत 4th रैंक पर आता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में। अगर निवेश की बात की जाए तो ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में जब निवेश की बात की जाएगी तो भारत आता है इसमें 4थे नंबर पर। ये अलग से आपको मैंने बता दिया, ये इस रिपोर्ट में, क्योंकि रिपोर्ट ही निवेश से संबंधित, तो मुझे याद आ गया, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, समझ गए? आउटफ्लो हो, इनफ्लो हो, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपके। किसने जारी करी? अंकटाड ने जारी करी। ये चीज़ें आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगला देखते हैं, अगली न्यूज है विनीत जोशी पैनल। विनीत जोशी पैनल, विनीत जोशी पैनल। ओके, अच्छा दोस्तों, हम लोग तो पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, बीच बीच में हम कुछ आपको हंसाता भी रहता हूँ, कुछ अच्छी बातें बताता हूँ। तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब अपने गांव जाते हो, घर जाते हो सकता है आप लोग घर पे भी रहते हो, लेकिन अक्सर लोग बाहर पढ़ाई करते हैं, तो जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ, भैया बहन के साथ, तो आप उनसे कम मिल पाते होगे। भाई आप अगर पढ़ाई कर रहे हो दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या कहीं भी, और बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो और घर जाते हो होली दिवाली पे, त्यौहार पे, रक्षाबंधन पे, या किसी और पर्सनल कभी भी जाते हो ना, तो फैमिली के साथ बैठ के मोबाइल मत यूज़ किया करो।
मोबाइल मत यूज़ किया करो, बिल्कुल साइड में रख दिया करो। छोटी सी उम्र है, आप अगर उम्र के साथ आगे बढ़ रहे हो तो माँ बाप भी तो उसी उम्र में आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन आपके पास सिर्फ मोबाइल रह जाएगा, माँ बाप नहीं रहेंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं अक्सर देखता हूँ, मैं भी जाता हूँ अपने घरों में, लोग आते मोबाइल चला रहे हैं, सोफे पे बैठे हैं, बगल में मम्मी बैठी है, सब मोबाइल चला रहे हैं। फिर मम्मी भी सोचती है क्या करें, तो वो मोबाइल चलाने लगती है। तो मोबाइल वाले मत बनो, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपकी इच्छा है। लेकिन आपको ये दिन समझ में आएगा कि आप अपने मोबाइल में फ़ोटो देख रहे होंगे और मम्मी की फ़ोटो आएगी, लेकिन मम्मी का कॉल नहीं आएगा। मम्मी की फ़ोटो तो आ जाएगी मोबाइल में, लेकिन मम्मी का कॉल नहीं आ पाएगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होगी। तब आप पछताएंगे कि काश मैंने कुछ बातें अपनी मम्मी से पापा से कर ली होती। ये मेरी बात आपको एक दिन ज़रूर समझ में आएगी। अब देखते हैं अपन विनीत जोशी पैनल। समझ पा रहे हो, गंभीरता वाली बात है, ठीक है, हर बात में मजाक नहीं करता मैं। विनीत जोशी पैनल क्या है? विनीत जोशी पैनल बना दिया, कमेटी बनाई है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई है क्योंकि तुम जैसे हर इंसान, हम जैसे हर इंसान, हर बच्चा कोचिंग भाग रहा है। हर बच्चे को कोचिंग चाहिए। इसका एनालिसिस करने के लिए कि हर बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इतने स्कूल बन रहे हैं, इतने स्कीम्स चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, अभ्युदय योजना चलती है कि लोग सरकारी तंत्र के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन लोग कोचिंग ही क्यों करते हैं, इतनी महंगी फीस दे रहे हैं क्यों? तो ये इसीलिए गठित की गई है, कारण जाने जा सके कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। विनीत जोशी पैनल है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये गठित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है साहब। और क्यों किया गया है? ताकि पता लगाया जा सके कि कोचिंग काय को चाहिए। अब विनीत जोशी से क्या बताऊं मैं कि कपल बनाने के लिए चाहिए से कोचिंग, पढ़ने के लिए नहीं चाहिए। पढ़ाई तो ऑनलाइन घर पे बैठ के भी हो सकती है, लेकिन बाबू सोना कहाँ मिलेंगे? घर पे थोड़ी मिलेंगे, कोचिंग में मिलेंगे। हाँ, क्लास में मिलेगी कोई गोरी चिट्टी सुंदर सी, या कोई प्यारी सी सांवली सी, गोरी ही नहीं चाहिए, सांवली हो तो अच्छी है ना, जिसके लंबे लंबे खुले खुले बाल हों, वो अपनी स्कूटी से अपना हेलमेट उतारे तो मुझे नज़र आए कि वाह, अगर दिन में सितारे देखने हो तो इसके लहराते बाल देख लो। भाई तुम डायलॉग भी याद करके जाते हो गए हैं। मैं तो खूब आनंद लेता था, मतलब अब तो मैं तो कभी कोचिंग ज़्यादा नहीं जा पाया, 2-3 महीने ही गया था मैं। अभी मैं IAS मेंस में गया, तो मेरा IAS मेंस था, तो मैं दृष्टि कोचिंग है ना जो इलाहाबाद में, और दिल्ली में मुखर्जी नगर भी गया, फिर इलाहाबाद भी रहा। तो बड़ा कोचिंग का साहब, नज़ारे एक से बढ़कर एक। आए हाय भाई, पूरे दिन कोचिंग पढ़वाओ तुम हमसे, पूरी रात पढ़वाओ। अगर माहौल ऐसा हरा भरा रहे तो मैं तो पूरी रात कोचिंग में बैठा रहूं। तो विनीत जोशी साहब, तुम्हें नहीं पता कि कोचिंग क्यों चाहिए? हमसे पूछो तुम। हमारा पैनल बनता ना तो हम 1 मिनट में बता देते। प्यार चाहिए? नहीं, प्यार नहीं, प्यार तो बड़ी चीज़ हो गई। टाइम पास चाहिए, टाइम पास, प्यार नहीं चाहिए। कोई चाय पिलवा दे, कोई आइसक्रीम खिलवा दे, कोई मेरा गुस्सा सह ले, कोई मेरे नखरे सह ले, इसलिए चाहिए कोचिंग। तो ये क्यों गठित की गई है? कोचिंग और छात्रों के बीच संबंधों के लिए, कि क्यों जाना पड़ रहा है, ये सब क्या रिलेशंस है इनके बीच में। तो कोचिंग और स्टूडेंट्स के बीच रिलेशंस के अध्ययन के लिए, बीच संबंधों के अध्ययन के लिए, संबंधों के अध्ययन हेतु। कुछ दिनों बाद एक ऐसे ही मेरा पैनल बनेगा, संभव जैन कमेटी बनेगी, और वो पता करेगी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा संभव जैन कमेटी का गठन किया गया, और वो पता करेगी कि लाइब्रेरी में बच्चे ही क्यों पढ़ पाते हैं, घर में क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो लाइब्रेरी का भी वही रीजन है, माहौल है साहब। माहौल के नाम पे तुम जो अपना माहौल बना देते हो ना लाइब्रेरी में जाके, जो बाबू सोना लाइब्रेरी और कोचिंग में चल रही है, वो भाई साहब किसी कैंटीन या किसी स्टारबक्स में भी नहीं चल रही। आगे देखो, अगली न्यूज़ क्या है? नक्षत्र। क्या न्यूज़ है दोस्तों? नक्षत्र। NAKSHA, इंग्लिश अपनी थोड़ी डेली है ना, तो देख लेता हूँ। RA, नक्षत्र। ये क्या चीज़ है साहब? नक्षत्र तो ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी है। इंग्लिश बोल दी मैंने। यस, इट्स अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। बस एक सेंटेंस अच्छे से नहीं बोल पाता, बीच में लिवर हो ही जाती है, मेरी टंग ट्विस्ट बोली जाएगी। इट्स अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी। ये इस बार बोल गया मैं।
मतलब यार मैं सोचता हूँ मैं एक दो सेंटेंस इंग्लिश में बोल दूँ, लेकिन मेरी टंग नहीं बोलने देती, बीच में लिविल 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 कर देगी, बड़े 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 हो ही जाती है। तो व्हाट इज नक्षत्र? सो नक्षत्र इज अ हाई कंप्यूटिंग फैसिलिटी, यस, डिजाइंड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। मतलब यही होगा ना, मतलब ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, यही तो है ना, इंडियन काउंसिल, क्या कहेंगे इसको, यही तो कहते हैं ना, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उसके द्वारा ये विकास किया गया एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा है ये। तो क्या है ये? हाई कंप्यूटिंग होती है ना टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस सुविधा है एक तरीके से। और किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो ये डिजाइन की गई है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार, ओके, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च द्वारा ये तैयार की गई है। और ये कहाँ पर लगाई गई है, ये नक्षत्र कहाँ सेट किया गया है? तो ये पूना है, पूना देखा आपने, पुणे में विषाणु विज्ञान संस्थान है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, जो ICMR के तहत ही काम करता है। तो ये ICMR हो गया, यही तो इसकी होगी ना, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, यही तो कहते हैं इसको इंग्लिश में, यही कहते ही होंगे भाई, मुझे लग रहा है यही होता है, ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल, हाँ यही हो गया। और क्या? तो इसके तहत, यानी ICMR के तहत ही पुणे में लगाइए। पुणे में क्या है? नेशनल वायरस को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इन्फ्लुएंजा, ऐसे कुछ कहते हैं क्या? वायरस तो वायरस ही होता है, वी से वायरस, वी से विषाणु। तो ICMR के तहत राष्ट्रीय विषाणु संस्थान में ये लगा है, संस्थान, राष्ट्रीय विषाणु संस्थान में लगा, क्या लगा है? नक्षत्र सेट किया गया है, लगाया गया, जो एक हाई कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस सिस्टम है, ICMR के द्वारा तैयार है और ICMR के तहत राष्ट्रीय विषाणु संस्थान में लगाया गया, जो कि कहाँ स्थित है? पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। नेशनल वायरस इंस्टीट्यूट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस, ये कहते हैं NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस, जो कि पुणे में है, वहां पर ये नक्षत्र लगाया गया, जो एक हाई कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस फैसिलिटी है। ICMR के तहत ये लगाया गया है पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस में। ओके, यहाँ तक अपन ने चीज़ें समझ ली। आगे देखते हैं साहब, अगली न्यूज़ क्या है? QS वर्ल्ड रैंकिंग। QS यूनिवर्सिटी वाली जो रैंक जारी होती है ना, वो यही संस्था जारी करती है, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो ये पूरी दुनिया के जो विश्वविद्यालय हैं उसका अध्ययन करती है कि कौन सबसे अच्छा है, नंबर 1 पे किसको रखना है। तो इस बार जो ये नंबर 1 पे रखा गया है वो हर बार ही रखा जाता है, इस बार कोई नई तोप नहीं चली, बहुत सालों से रखा चला आ रहा है। 14 सालों से एक ही इंस्टीट्यूट, एक ही यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है, मैसाचुसेट्स, ये MIT कहते हैं इसको, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है और लगातार 14 सालों से नंबर 1 पर है, लगातार 14वें वर्ष शीर्ष पर है, टॉप पर है। देख रहा है विनोद, कोई नहीं हिला पा रहा। ऑक्सफोर्ड फॉक्सफोर्ड सब अब तो ये बाद में रह गई हैं, पीछे रह गई हैं। नंबर 1 पर मैसाचुसेट्स है, जो कि लगातार 14 सालों से नंबर 1 रैंकिंग पर है, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ओके, ये तो हो गई बात दुनिया की। अब हिंदुस्तान का भी देख लो,
इंडिया की तरफ से क्या रैंक बनी साहब, इंडिया की तरफ से किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बनती है वो भी देख लेते हैं। इंडिया की तरफ से जो रैंकिंग बनती है वो बनती है आईआईटी दिल्ली की। इंडिया की तरफ से तो ये नंबर 1 है, इंडिया की तरफ से तो 1 नंबर पे कौन हो गया, आईआईटी दिल्ली। ओवरऑल नंबर 1 पे कौन है, मैसाचुसेट्स दिल्ली, ये वाला मैसाचुसेट्स ओवरऑल। लेकिन इंडिया की तरफ से नंबर 1 पर है आईआईटी दिल्ली, जो कि 123वीं रैंक पर है, 123वीं रैंक पर है। रैंक अगर इसकी पूछा, ये तो हिंदुस्तान का ऐसा संस्थान है जो नंबर 1 पे है, लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हो टॉप 100 में भी नहीं है, बाहर हो गए। फिर इंडिया की तरफ से अगर नंबर 2 पे देखा जाए कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे इंडिया की तरफ से तो दूसरे नंबर पे। रैंक अगर इसकी पूछी जाए तो इसकी रैंक है 129वीं। क्लियर है। नंबर 1 की बात की जाएगी तो क्यूएस यूनिवर्सिटी में मैसाचुसेट्स नंबर 1 पर है, जो लगातार 14 साल से है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाएगी, इंडिया में पूछा जाता है या नंबर 1 पूछा जाता है, आईआईटी दिल्ली है 123वीं रैंक है, आईआईटी मुंबई है 129वीं रैंक है। ये आपने समझ लिया। अब आपको एक चीज और बतानी है कि इस रिपोर्ट में अभी तक हिंदुस्तान ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। जो ये रिपोर्ट जारी होती है, जो रैंकिंग जारी होती है, ये वाली क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें हिंदुस्तान का अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। तब ये हालत है हमारी कि हम 123 पे पहुंच पाए हैं। इसलिए अच्छा प्रदर्शन है ये, क्योंकि इस पूरी लिस्ट में हिंदुस्तान के 54 विश्वविद्यालय शामिल हुए। पूरे लिस्ट में टॉप 100 टॉप 200 की बात नहीं हो रही, जो पूरी लिस्ट जारी होती है जिसमें 8-10 हज़ार यूनिवर्सिटी शामिल की जाती हैं, 8-10 हज़ार, उसमें से हमारे भारत के 54 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। तो ये बात भी यहाँ लिखनी है साथ में कि भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, भारत का सब अब तक का, ठीक है, भारत का अब तक का सर्वोच्च प्रदर्शन लिख लो साथ में। सर्वोच्च प्रदर्शन रहा है भारत का, और भारत से कितने मैंने बताए, 54 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग, इस रिपोर्ट में शामिल किए गए। तो 54 विश्वविद्यालय शामिल, भारत का अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया। अब आपको एक चीज और बतानी है कि भारत से 54 है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश से शामिल किए गए हैं। भारत से 54 शामिल हो गए, सबसे ज्यादा किस देश के यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है, तो भैया जिसका नंबर 1 चल रहा है उसी देश के सबसे ज्यादा लोग हैं, अमेरिका के सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी शामिल हैं। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सर्वाधिक विश्वविद्यालय कहां से, यूएसए से शामिल, यूएसए से शामिल। ये चीज आप देख रहे हो, मेरी न्यूज़ जो हो रही है, जो हम करंट अफेयर्स करा रहे हैं, हमें टाइम लग रहा है, नो डाउट। जून का ये 10वां पार्ट है, लेकिन ये टाइम ही आपका ही तो है। पढ़ाई किसको करनी है, आपको करनी है, हमको करनी है, सबको करनी है। तो जल्दबाजी क्यों मचा रहे हो। मतलब कई लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि यार 1 ही घंटे में पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाए, नहीं हो पाएगा। और अगर तुम 1 घंटे में कहीं से कर रहे हो तो तुम गलत ट्रैक पे हो, और वो तुम्हें 1 घंटे में कोई करा भी नहीं सकता। आधी से ज़्यादा खबरें वो छोड़ देगा। अगर कोई कह रहा है ना कि मैं 1 घंटे में करा दूंगा पूरा 1 महीने का, तो वो आधी खबरें छोड़ देगा साहब, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी में दोस्तों गणपति जी का वो आगमन होना है, तो मेरे को बार बार बुला रहे हैं, गेट खटखटा रहे हैं, तो अभी इतने ही रखते हैं। आप लोग इसका रिवाइज कर लेना, मुझे निकलना है क्योंकि इंतज़ार हो रहा है कि गणपति जी को लेके आना है। तो ढोल नगाड़े वाले आ चुके हैं, हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही हो, बज रहे हैं बहुत तेज़, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं दोस्तों, आप आज रिवाइज कर लेना, वैसे मैं पूरा कराता हूँ स्माइल के साथ। शुक्रिया।